बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिमांड फॉर मनी का मतलब ये है कि वाई पीपल वांट टू होल्ड मनी, वाई पीपल वांट टू होल्ड मनी। इसका मतलब ये है कि ये ज़हन में रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि वाई पीपल वांट टू स्पेंड मनी, ठीक है ना जी। और वाई पीपल वांट टू होल्ड मनी, इसका जो जवाब है वो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट्स ने दिया है और वो डिफरेंट थ्योरीज की शक्ल में दिया है। तो उसमें जो पहली थ्योरी है वो है क्लासिकल अप्रोच, जो दूसरी है वो नो क्लासिकल अप्रोच है, जो तीसरी है वो केन्स की अप्रोच है, और फिर पोस्ट केन्सियन अप्रोचेस हैं जैसे बोमल अप्रोच है, टोबन्स अप्रोच है, और फ्रीडमैन अप्रोच है। तो ये पांच छः जो हैं वो थ्योरीज हैं जो इस चीज़ का आंसर देती हैं कि वाई पीपल वांट टू होल्ड मनी। तो इसमें से बारी बारी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पहली जो अप्रोच है वो क्लासिकल अप्रोच है, और इससे पहले कि हम क्लासिकल अप्रोच शुरू करें, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल वर्जन ऑफ मनी डिमांड जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मनी के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे, उनके क्या व्यूज़ थे। तो क्लासिकल के व्यूज़ जानने हैं हमें। तो सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच पर डिस्कशन करते हैं। इसको हम ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये बात जानना ज़रूरी है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कभी भी डिमांड फॉर मनी की अप्रोच दी ही नहीं। ये जो बाद में इकोनॉमिस्ट आए हैं उन्होंने इसको डिमांड फॉर मनी की अप्रोच बना तो दिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कभी डिमांड फॉर मनी की अप्रोच दी ही नहीं। एक्चुअली डिमांड फॉर मनी की अप्रोचेस तो शुरू ही यहाँ से होती हैं, ये जो मैंने अभी इनसर्कल किया। ये जो डिमांड फॉर मनी मैंने अभी बताया था ना कि वाई पीपल वांट टू होल्ड मनी, क्लासिकल अप्रोच ये कहती है कि वाई पीपल वांट टू स्पेंड मनी, वाई पीपल वांट टू स्पेंड मनी। इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि वाई पीपल वांट टू स्पेंड मनी, और ये बताते हैं कि वाई पीपल वांट टू होल्ड मनी। तो इसलिए क्लासिकल अप्रोच इनडायरेक्टली जो है वो इन्होंने डिमांड फॉर मनी की अप्रोच बनाई है, क्योंकि होल्डिंग ऑफ मनी जो है और स्पेंडिंग ऑफ मनी जो है उनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। होल्डिंग ऑफ मनी जितनी ज्यादा होगी
उतनी इसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग ऑफ मनी जो है वो कम होगी। समझ रहे? या इन अदर वर्ड्स, होल्डिंग ऑफ मनी अगर कम होगी, जब आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप स्पेंड करेंगे, तो स्पेंडिंग ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो होल्डिंग ऑफ मनी का स्पेंडिंग ऑफ मनी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से इन्होंने, जो बाद में इकोनॉमिस्ट आए हैं क्लासिकल के बाद, उन्होंने कहा कि होल्डिंग, इन्होंने एक्चुअली होल्डिंग ऑफ मनी की बात तो नहीं की है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, लेकिन इन्होंने ये बताया कि लोग खर्च क्यों करते हैं। तो खर्च करने का मतलब ये है कि वो होल्ड नहीं करते हैं, या वो खर्च क्यों नहीं करते हैं का मतलब है कि होल्ड करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको लिंक्ड कर दिया होल्डिंग ऑफ मनी के साथ। तो बहरहाल ये क्यों, इसलिए कि क्लासिकल जो थे वो तो, अगर हम उनके व्यूज देखें, यानी ये मैंने भी आपको बता दिया कि क्लासिकल अप्रोच ये बताती है हाउ वी स्पेंड मनी। तो एक्चुअली ये डिमांड फॉर मनी की अप्रोच नहीं है, लेकिन हम इसको इन्वर्सली यानी स्पेंडिंग को होल्डिंग के साथ लिंक करके तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लासिकल के जो व्यूज हैं, क्लासिकल्स व्यूज अबाउट मनी वो जानना जरूरी है। जब हम क्लासिकल के व्यूज मनी के बारे में जान जाएंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि क्या वो वाकई मनी को डिमांड करने के हक में थे या नहीं थे। तो ये चीज समझते हैं। तो इसमें जो क्लासिकल थे वो ये कहते थे कि मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपने पढ़ा है कि मनी के फंक्शन और भी हैं, तो ये कह रहे हैं कि मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि मनी हैज नथिंग टू डू विद ऑल अदर थिंग्स, मनी इज जस्ट फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इसका कोई इकोनॉमी में कोई किरदार नहीं है। मनी सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी सिर्फ लेन देन के लिए यूज होता है, बाकी मनी की कोई वैल्यू नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे ये कहते थे कि मनी हैज नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी, नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी, यानी मनी की अपनी कोई यूटिलिटी नहीं है। ये मनी खुद अपने लिए नहीं आप उसको चाहते हैं, कि जैसे मनी को इसलिए चाहते हैं कि मनी से आपने खरीदो फरोख्त करनी है, इसके अलावा मनी की कोई अपनी यूटिलिटी नहीं है। क्या आप कहेंगे जी अगर मनी को एज ए मनी अगर ना समझा जाए तो फिर उसकी अपनी यूटिलिटी क्या है? तो वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी का मतलब ये है कि मनी इज नॉट डिजायरेबल, मनी इज नॉट डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक। इसकी अपने लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा व्यू आ गया मनी के बारे में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। तीसरा व्यू उनका ये था कि मनी जो है इज जस्ट लाइक अ वेल, मनी इज जस्ट लाइक अ वेल, यानी मनी का रोल जो है एक वेल की तरह है। मनी वेल देखें, मतलब बहुत सारी खवातीन वेल करती हैं, नकाब जिसे कहते हैं। तो वेल की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं ना होती, असल चीज तो वेल के अंदर होती है। तो इसका मतलब ये है कि वेल एक फर्जी सी चीज है, इसी तरह से मनी भी एक फर्जी सी चीज है और वो एक वेल है, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नजदीक। फिर वो कहते थे
कि money is held to facilitate exchanges. इसका मतलब ये है कि मनी का जो किरदार है वो ये है कि वो एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पर जब इन्होंने कहा कि मनी इज हेल्ड, तो जो बाद के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा जी कि आप तो कहते थे कि मनी को होल्ड ही नहीं किया जाता, मनी को तो स्पेंड किया जाता है, तो आप भी तो होल्ड कर रहे हैं। हमने अभी बात की थी कि ये मनी की होल्डिंग की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मनी इज हेल्ड या होल्ड की बात आ रही है। तो इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। इन्होंने ये कहा कि ये मनी की जो होल्डिंग है, ये दिस इज नॉट फॉर द सेक ऑफ होल्डिंग ऑफ मनी, जिससे ये समझे कि ये होल्डिंग है ही नहीं, वो कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि ये तो सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए एक्सचेंजेस को और ट्रांजैक्शन के लिए आपने रखी है, अदरवाइज इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, आप इसको होल्ड नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मनी इज हेल्ड टू फैसिलिटेट द एक्सचेंजेस। तो उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये जवाब दिया कि नहीं, इसका मतलब ये है कि मनी इज ऑन इट्स विंग्स, मनी इज ऑन इट्स विंग्स, मनी अभी उड़ जाएगी, ये समझे, आपने पकड़ी नहीं हुई, ये गई और ये चलेगी, बस, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि ये मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही समझते थे, और ये मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू समझते ही नहीं थे। यानी मनी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू तो समझते नहीं थे। अगर ये स्टोर ऑफ वैल्यू समझते होते तो ये मनी को होल्ड करते हैं। इसलिए जो बाद में इकोनॉमिस्ट आए हैं, यानी ये जो नो क्लासिकल थे और केन्स और ये बाकी सारे, ये मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी समझते थे और मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू भी समझते थे। स्टोर ऑफ वैल्यू समझेंगे तो होल्ड करेंगे ना, ये अगर वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं समझेंगे तो होल्ड कैसे करेंगे। तो इसलिए होल्डिंग का ताल्लुक ही स्टोर ऑफ वैल्यू से है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू को तो मानते ही नहीं थे। स्टोर ऑफ वैल्यू का जो फंक्शन है वो इसको नहीं मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वो कहते थे कि मनी का एक ही काम है और सिर्फ वो ये है कि वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और वो मनी को सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए आप यूज करते हैं, इसके अलावा इसकी कोई अपनी वर्थ नहीं है। तो जब ये इन्होंने वर्ड यूज किया हेल्ड का और कहा कि ये जी ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए आप इसको यूज करते हैं, तो इस पर भी इन्होंने ये कहा दूसरे इकोनॉमिस्ट ने कि देखें कि ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए इसलिए हमने कहा है कि यूज करते हैं कि मनी ने फैसिलिटेट करना है एक्सचेंजेस को, और मनी ने फिर मतलब हम मनी को होल्ड कर ही नहीं रहे हैं। ये इसलिए होल्डिंग का वर्ड यूज हुआ है कि एक इशू है, और वो इशू ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मॉनेटरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब ये बात समझते हैं कि वो इशू क्या है, lack of synchronization between monetary receipts and payments। तो ये मसला है जी। यानी ये जो आप हेल्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये जो हमने हेल्ड का वर्ड यूज किया है, तो ये तो समझे कि मनी हेल्ड है ही नहीं, और ये हेल्ड इसलिए है कि सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, और वो है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मॉनेटरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स। यानी इसका मतलब ये है कि देयर इज नो साइमल्टेनिटी बिटवीन द रिसीविंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। यानी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि साइमल्टेनिटी नहीं होती है
तो यहाँ पर एक लैग इन्वॉल्व होता है, यानी जो जो पेमेंट्स जो अर्निंग्स हमें मिलती हैं उसका टाइम पीरियड और जो हमने एक्सपेंडिचर करना होता है वो टाइम पीरियड मैच नहीं करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि नो साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज। साइमल्टेनियसली सेल एंड परचेज नहीं होती है, और क्या होता है, एक टाइम लैग होता है, यानी एग्जिस्ट करता है, क्या चीज एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम लैग, एक लैग इन्वॉल्व है किसमें, बिटवीन रिसीविंग payments. Receiving payments means receipts. Receiving payments means receipts and making payments. तो पेमेंट्स एक टाइम लैग जो है वो इन्वॉल्व है, जो आप पैसे वसूल करते हैं यानी आपकी इनकम, आपकी रिसीट्स, और जो आपने अखराजात करने होते हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ये फौरी एक ही टाइम पीरियड पे नहीं हो रहे होते। जैसे कंज्यूमर की बात कर लीजिए, एक इंडिविजुअल की बात कर लीजिए, एक हाउस होल्ड है फर्ज करें, तो हमें पता चलता है कि वो जॉब करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी जो इनकम है वो 30 दिन बाद उसको मिलती है, 30 डेज के बाद। तो इनकम मिल रही है 30 डेज के बाद, उसमें एक टाइम लैग है, और जो एक्सपेंडिचर है वो रोज कर रहा है, तो इनमें एक गैप आ गया ना। यानी ये तो नहीं है कि आज उसने अर्न किया है तो कल फिर अर्न कर लेगा, नहीं, 30 दिन बाद उसको अर्निंग मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 15 दिन बाद पेमेंट मिलती है, तो 15 दिन का लैग आ गया, 15 दिन बाद उसको इनकम मिलेगी, फिर अगले 15 दिन बाद फिर इनकम मिलेगी, इस तरह से गैप आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हफ्ते बाद पेमेंट मिलती है, तो हर हफ्ते का एक लैग आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज पेमेंट भी मिलती है। जो लोग यानी जो दिहाड़ीदार जिसे हम कहते हैं, जो डेली वेजिस पे काम कर रहे होते हैं, जैसे मजदूर होते हैं कोई, तो वो आज कमाया है तो आज ही पैसे मिल गए और आज ही खर्च कर डाला। तो जहां पर ये है कि जहां पर ये लैग नहीं है, वहां पर लोग होल्ड ही नहीं करेंगे। वहां पर वही बात आ जाएगी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि ये अगर लैग नहीं है, अगर एग्जिस्टेंस, फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो आप होल्ड करेंगे ही नहीं, जरूरत भी नहीं है होल्ड करने की, क्योंकि कल फिर पैसे मिल जाने हैं और कल फिर खर्चा कर लेंगे। अगर रोज आपको जो है वहां पे पैसे मिल रहे हैं तो फिर मसला कोई नहीं है। तो यही चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि ये टाइम लैग की एग्जिस्टेंस की वजह से आपको होल्ड करना पड़ रहा है, ये आपको होल्ड करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर ये लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ना हो, बल्कि सिंक्रोनाइजेशन हो मॉनेटरी रिसीट्स और पेमेंट के अंदर, तो फिर होल्ड करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। इधर से इनकम आएगी, इधर खर्च हो जाएगी, इधर से इनकम आएगी, फिर खर्च हो जाएगी, आपको होल्ड नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, होल्ड ऐसा नहीं है, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, यानी साइमल्टेनिटी नहीं है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर, तो इस वजह से फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा वहां पे। तो इसी तरीके से अगर आप बिजनेसेस फर्म्स की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी आपको ये लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नजर आएगा। लैक का मतलब है ना होना। वो कैसे, जैसे एक फर्म है, वो कोई चीज बेचती है, तो सबसे पहले तो वो होलसेलर को बेचेगी, होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचेंगे, रिटेलर जो है वो फिर कंज्यूमर को बेचेंगे। तो फर्म जिसने बेचा है होलसेलर को, उसको फौरी तौर पर तो होलसेलर पेमेंट नहीं कर देगा ना उसको, क्योंकि होलसेलर ने पेमेंट लेनी है रिटेलर से और रिटेलर ने पेमेंट लेनी है कंज्यूमर से।
तो कंज्यूमर से पेमेंट आएगी रिटेलर के पास, रिटेलर से होलसेलर के पास, होलसेलर से फिर फर्म के पास, तो फिर एक टाइम लग जाएगा उसके अंदर। यही बात हम कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है टाइम लैग के अंदर, टाइम लैग मौजूद होता है इस वजह से कि आपको जो पेमेंट मिलनी है और जो आपने एक्सपेंडिचर करने हैं उसमें एक लैग मौजूद है, और इस दरमियानी अरसे के लिए आपको जो मनी जो है वो होल्ड करनी पड़ती है। लेकिन इस होल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आप मनी को इसलिए होल्ड करें कि मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू पाया जाता है। मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ये ज़हन में रखें, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के व्यूज हैं कि देयर इज नो स्टोर ऑफ वैल्यू। इसलिए आपको मनी को क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये इस होल्डिंग को वो होल्डिंग मानते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ये सिस्टम के अंदर इशू है कि वहां पर सिंक्रोनाइजेशन अगर होती रिसीट्स और पेमेंट के अंदर तो फिर मनी कोई भी ना होल्ड करता। उसके बाद ये कहते हैं कि मनी को जब आप होल्ड करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस। यानी मनी का जो होल्ड करने का पर्पस है वो क्या है, ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए आप होल्ड करते हैं। तो ये जनाब मनी के बारे में व्यूज थे किन के, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान में रखें कि ये मनी का एक ही फंक्शन मानते हैं और ये कहते हैं कि मनी जो है वो जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। और ये कहते हैं कि मनी की इकोनॉमी में कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। यानी ये कहते हैं कि मनी डज नॉट मैटर इन द इकोनॉमी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी डज नॉट मैटर इन द इकोनॉमी। मनी डज नॉट मैटर इन द इकोनॉमी का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि मनी इज न्यूट्रल। मनी इज न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि मनी डज नॉट इफेक्ट द रियल वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी। तो ये रियल वेरिएबल्स पर कोई इफेक्ट नहीं करती है, तो लेकिन नॉमिनल वेरिएबल्स पर ये करती है, रियल वेरिएबल्स पर इनका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये बात समझ गए। तो इसका मतलब है कि मनी इज न्यूट्रल, मनी इज न्यूट्रल। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मनी डज नॉट अफेक्ट द रियल वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी, बट इसका मतलब ये भी है कि मनी इफेक्ट्स द नॉमिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल्स को तो ये इफेक्ट करती है, लेकिन रियल वेरिएबल्स को ये इफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए जब रियल वेरिएबल्स को इफेक्ट नहीं करती तो मनी डज नॉट मैटर आ जाता है इन द इकोनॉमी। मनी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इकोनॉमी, यानी मनी इज न्यूट्रल। तो ये क्रक्स है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मनी के व्यूज के हवाले से जो हमने डिस्कस किया है। अब इससे आगे अगर हम चलें तो वो है कि ट्रांजैक्शन बैलेंस को अगर हम डिटेल से अब पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि ट्रांजैक्शन balances by individuals and community। यानी ट्रांजैक्शन बैलेंस या तो इंडिविजुअल रखेंगे अपने पास या कम्युनिटी एज ए होल रखेगी। तो वो फंक्शन है किसका जी, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का इसका मतलब ये हुआ
कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बाय द इंडिविजुअल एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बाय द कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो अब ये हम दो तरह से पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय द इंडिविजुअल और फिर पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय द कम्युनिटी। दोनों तरह के फंक्शन ये मैंने इकट्ठे लिख दिया है, ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय द इंडिविजुअल और नंबर 2 है ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय द कम्युनिटी। ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या हैं और फिर ये इनको इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ही क्यों कहा जाता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है वो 3 हैं, 3 इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। नंबर 1 साइज ऑफ इनकम, साइज ऑफ इनकम। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी with which income is received, और नंबर 3 एक्सपेंडिचर पैटर्न, एक्सपेंडिचर पैटर्न। ये जनाब तीनों जो फैक्टर्स हैं, इन तीनों को हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कहते हैं और ये तीनों तय करते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को, इंडिविजुअल की भी और कम्युनिटी की भी। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स। सबसे पहले हम इंडिविजुअल की डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना जी। फॉर इंडिविजुअल्स यानी फॉर इंडिविजुअल्स मींस के इंडिविजुअल कैसे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को डिटरमिन करते हैं। तो इसमें जरा टाइम भी देखें, ये खत्म तो नहीं होने वाला। अच्छा जी, फॉर इंडिविजुअल्स जो है, अगर ये टाइम खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, अगर ये बंद हो जाए, क्योंकि इधर नजर नहीं आएगा फिर मुझे, ठीक है। अच्छा जी, फॉर इंडिविजुअल्स यहाँ पर जो पहली चीज है वो है साइज ऑफ इनकम। पहली चीज ये ज़हन में रखें, मैंने अभी आपसे कहा कि ये सारे क्या हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। तो इसका जवाब ये है, यानी क्यों ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपकी जो इनकम भी इंस्टीट्यूशन ही तय करेगा कि किस तरीके से आपको इनकम मिलेगी। यानी ये दूसरा फैक्टर भी क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिटरमिनेंट है, इंस्टीट्यूशन तय करता है, इंडिविजुअल खुद तय नहीं कर सकता कि मैंने इतनी इनकम लेनी है। ये एक्सट्रीम केसेस के अंदर या एक्सेप्शनल केसेस के अंदर तो ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आप खुद बताएं कि मैं इतनी इनकम लूंगा और इतनी देर बाद दिया करूंगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है जिसमें आप खुद नहीं तय करते। और नंबर 3 जो है दैट इज एक्सपेंडिचर पैटर्न। एक्सपेंडिचर पैटर्न जो है वो भी आप तय नहीं करते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे जो है वो खर्च करना है। यानी एक्सपेंडिचर पैटर्न का मतलब है हाउ टू स्पेंड मनी, मनी को कैसे स्पेंड करते हैं। तो ये आपको इंस्टीट्यूशन बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है दुनिया में, सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है ना वो फैमिली है। फैमिली, खानदान जिसे कहते हैं, ये इंस्टीट्यूशन है। तो उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे रिलीजन है, तो रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसके बाद
इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताया कि ये सारे क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको बताते हैं या आपकी ग्रूमिंग करते हैं कि हाउ टू स्पेंड मनी। जैसे फैमिली है वो आपको बताती है कि जी आपने किफायतशार बनना है या आप जो है वो किस तरीके से खर्च करेंगे पैसे को। तो ये फैमिली लेवल पे बताया जाता है, माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को कि खर्च कैसे किया जाता है। फिर मजहब सिखाता है, दीन सिखाता है आपका। जैसे हमारा दीन है तो वो हमें बताता है खर्च कैसे करना है। वो आपको बताता है कि फजूल खर्ची करने वाले और जो बखील होते हैं वो कैसे लोग होते हैं। तो हमारा जो दीन है वो हमें मियाना रवी का दर्स देता है कि इन द मिडल वे हमने ना तो बहुत ज्यादा खर्च करना है और ना ही बहुत कम खर्च करना है, तो हमें मिडल वे का रास्ता लेना है। तो ये चीजें जो है वो हमें कौन बता रहे हैं, एक्सपेंडिचर पैटर्न कौन हमें उसके बारे में गाइड कर रहे हैं, वो हमारा इंस्टीट्यूशन गाइड कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ये इंस्टीट्यूशन है जो हमें गाइड कर रहा है कि किस तरीके से इसको हमने करना है सारी चीजों को। ठीक है ना जी। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्लियर हो गए अब आपको और दूसरी ये भी क्लियर हो गया कि व्हाई दीज थ्री फैक्टर्स आर कॉलिंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। चलें जी, ये हो गया। तो इसके बाद अब पहली चीज मैंने ये बताया कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ये ट्रांजैक्शन बैलेंस के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। ट्रांजैक्शन बैलेंस मींस के ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के हवाले से हमने इस चीज को डिस्कस करना है कि कैसे जो है वो इंडिविजुअल होल्ड करते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए और किन फैक्टर्स से डिटरमिन होके वो मनी को होल्ड कर रहे होते हैं, और फिर एज ए होल कम्युनिटी कैसे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी को होल्ड करती है, तो उसकी क्या फैक्टर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे फैक्टर्स इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कहलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है कि इसमें जो पहला फैक्टर आप उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ द इनकम। लेकिन इससे पहले टाइम मेरा ख्याल है कि ये 40 मिनट का चूंकि सेशन होता है, तो आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं वो दे रहा, तो बारह इसको थोड़ा सा ऐसे करके समझ लेते हैं। साइज ऑफ द इनकम, तो साइज ऑफ द इनकम जो है वो क्या हो सकता है, इसको मतलब एक ज्यादा इनकम भी हो सकती है किसी शख्स की, और किसी शख्स की जो इनकम है वो कम भी हो सकती है। तो ये देखना है कि जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो क्या करता है और जिसकी इनकम कम होती है वो क्या करता है। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करनी है, और इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ की मदद से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अभी ग्राफ बना के आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये सॉरी जी, यहाँ पे समझते हैं। ये यहाँ पे हमने लिखा है ट्रांजैक्शन बैलेंस, ट्रांजैक्शन बैलेंस, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेज। डेज मीन्स टाइम, तो ये डेज और यहाँ पर क्या है, टाइम। अब फर्ज करते हैं कि दो लोग हैं, एक है, फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करते हैं कि एक है मिस्टर ए और एक क्या है, मिस्टर बी। जो मिस्टर ए है उसकी इनकम फर्ज कर लेते हैं 600 रुपया पर मंथ है, 600 पर मंथ, और जो दूसरा है उसकी इनकम 300 रुपया पर मंथ है। ये मिस्टर बी की इनकम और मिस्टर ए की इनकम आपके सामने है। तो जो मिस्टर
ए है उसकी जो इनकम है वो कितनी है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 300 है, और इसका डबल कर लें तो ये कितनी बन जाती है, ये 600 बन जाती है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये क्या है, ये 30 डेज हैं, ये 30 डेज हैं। तो 30 दिनों के अंदर अब ये दोनों लोग खर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिसकी इनकम 300 है वो उसको महीने के शुरू में 300 रुपया मिल गया, और फिर जो जो डेज गुजरते चले गए उसकी जो ट्रांजैक्शन बैलेंस है वो कम होना शुरू हो गया। तो ये जैसे ये मैंने लाइन खींची है तो ये बता रही है कि ये इनकम किसकी है, ये एक्सपेंडिचर पैटर्न है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस टाइम पीरियड तक आए तो इस टाइम पीरियड पे ये फर्ज कर लें 15वां दिन है तो उसका ट्रांजैक्शन बैलेंस हाफ रह जाएगा ना, फॉर एग्जांपल 150 रह जाएगा। और फिर जो है वो 30वें दिन पे जब आते हैं तो 30वें दिन पे देखें उसका जो बैलेंस है वो 0 हो जाता है। ठीक है ना जी। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये चीजें बताई हैं। दोबारा से समझते हैं, दोबारा से जी। जी तो ये 30 डेज के लिए ये फर्स्ट कर ले 30। तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो ये वही जो मैंने अभी आपको समझाया था। 30वें दिन उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा शख्स है वो 600 रुपया उसको मिलता है पर मंथ, और 600 रुपया वो अब खर्च करेगा, जाहिर सी बात है। तो वो खर्च कर रहा है, करते 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 उसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा, 30वें दिन क्या हो जाएगा, 0। ये आपके सामने डॉटेड लाइन से हमने इसको समझाया है, ये लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो 600 जो है वो इसका मतलब ये है कि इसका जो बैलेंस है वो 300 है, और 30वें दिन इसका भी बैलेंस क्या हो जाता है, 0। इसकी इनकम 300 रुपये थी, 30वें दिन इसका बैलेंस भी क्या हो गया, 0। तो दोनों का बैलेंस 30 दिन बाद क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये पर मंथ उनकी इनकम हमें शो हो रही है ना। अब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि 30वें दिन फिर इस बंदे को पैसे मिलते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूँ। ये देखें फिर इसकी इनकम कितनी हो जाती है, यहाँ पे 600 हो जाती है। और अगले 30 दिन के लिए नेक्स्ट 30 यानी डेज के लिए, नेक्स्ट 30 डेज मीन्स कि ये आपके सामने ये 60 आ गया। 60 का मतलब नेक्स्ट 30 डेज। अब फिर इसने क्या खर्च करना है। और अगर हम इस शख्स का भी देखें, ये जो बी पर्सन है उसको भी कितने मिल गए, ये उसकी लाइन है, ये 30 तक मिल गए यहाँ तक। ये 30वें दिन फिर इसको 300 मिल गए, और इसने इसको क्या करना शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया। तो ये खर्च किया, और 30वें दिन इसका फिर बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। और इसी तरीके से इसने भी क्या किया, खर्च करना शुरू किया। ये खर्च कर रहा है, सॉरी। और इसका भी बैलेंस क्या हो गया, 30वें दिन फिर क्या हो गया, 0 हो गया। ये 60 का मतलब है फिर अगले 30 दिन, 60वां दिन का मतलब ये कि अगले 30 दिन, यानी पहले 30 दिन फिर अगले 30 दिन, अगले 30 दिन में फिर 60 दिन टोटल मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका बैलेंस क्या हो गया, 60वें दिन या 30वें दिन 0 हो गया, और उसका भी बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इसी तरीके से फिर दोबारा नेक्स्ट 30 डेज पे चले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, 90 है ना। इसको फिर इस 30वें दिन फिर मिल जाएंगे 600, और इसको ये खर्च करेगा, और ये खर्च करते 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 फिर 30वें दिन जो कि उस वक्त 90th डे होगा या 30वां दिन होगा, फिर इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको भी 30वें दिन फिर इसको पैसे मिलेंगे, और ये फिर खर्च करेगा, और करते करते इसका जो बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, वो 30वें दिन 0 हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से
फिर इसको 600 मिलेंगे अगले 30 दिन के लिए, और ये फिर खर्च करता रहेगा। और इसको भी जो है वो 300 मिलेंगे मिस्टर बी को, और ये इसको फिर मिले, और ये भी खर्च करता रहे। एरो हेड बता रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। तो इस ग्राफ में आपको ये बात समझ में आ गई कि जो मिस्टर ए है वो भी खर्च करता रहता है, और 30वें दिन उसका बैलेंस जीरो हो जाता है। मिस्टर ए का भी बैलेंस 30वें दिन जो है वो जीरो हो जाता है। फिर 30वें दिन फिर उसका बैलेंस भर जाता है, उसका भी भर जाता है, और वो फिर अगले 30 दिन के लिए उसको खर्च करते रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जो मिस्टर ए है उसका एवरेज कैश होल्डिंग क्या होगा? एवरेज कैश होल्डिंग ऑफ मिस्टर ए क्या होगा? आप जानते हैं कि एवरेज जो होती है वो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और उसको डिवाइड करते हैं आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो इसको मिस्टर ए को जो इनकम मिलती है वो स्टार्ट ऑफ द मंथ पे कितनी मिलती है? 600, और एंड ऑफ द मंथ पे इसकी इनकम क्या होती है? 0। तो इसके एवरेज कैश होल्डिंग निकालें तो ये आ जाएगी 300। समझ गए? ये स्टार्ट ऑफ द मंथ पे इनकम है और ये एंड ऑफ द मंथ पे। 2 टाइम पीरियड ले ली ना, एक ये टाइम पीरियड और एक ये टाइम पीरियड, दोनों टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने भी हाईलाइट करके भी आपको समझाया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि एवरेज कैश होल्डिंग जो है ऑफ मिस्टर बी वो कितनी है, तो उसको स्टार्ट ऑफ द मंथ पे 300 मिलती है, और एंड ऑफ द मंथ उसकी इनकम क्या हो जाती है? 0। तो इसकी जो एवरेज कैश होल्डिंग है वो 150 है। एवरेज कैश होल्डिंग क्या है? 150 है। तो यहाँ पे आपके सामने है कि जो एवरेज कैश होल्डिंग को हम क्या कह देते हैं? ACH, एवरेज कैश होल्डिंग। तो एवरेज कैश होल्डिंग जो है वो किसकी ज्यादा है? तो यहाँ पर अगर हम एक समझने के लिए एक वो बना लें टेबल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनकम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ACH। तो जिसकी इनकम 600 है उसका ACH कितना आ रहा है? 300। जिसकी इनकम 300 है उसकी ACH आ रहा है 150। तो एवरेज कैश होल्डिंग मीन्स कि कैश को आप होल्ड कर रहे हैं। तो यहां से ये पता चला कि जिसकी साइज ऑफ इनकम अगर बढ़ेगा, साइज ऑफ इनकम अगर बढ़ेगा तो फिर एवरेज कैश होल्डिंग जो है ACH जिसे हम कह रहे हैं वो भी बढ़ेगा। समझ गए ना? तो साइज ऑफ इनकम का एवरेज कैश होल्डिंग के साथ जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, और ये चीज आपको यहां से भी नजर आ रही है कि इसकी जो एवरेज कैश होल्डिंग है वो 150 है, तो वो इसकी जो लाइन है वो ये बनेगी। ठीक है ना जी? ये ACH किसकी है? A शख्स की है, और ये जो ACH है जो डॉटेड लाइन अभी हमने खींची है, ये ACH सॉरी, ये दोबारा से खींच देते हैं। ये ACH जो है ये ACH किसकी आई है? B की। तो इसका मतलब ये है कि जो A की ACH है वो 150 है, और जो B की ACH है वो 300 है। तो यही बात मैंने भी आपको समझाई है कि अगर साइज ऑफ द इनकम बढ़ेगा तो एवरेज कैश होल्डिंग भी बढ़ेगा। मतलब साइज ऑफ द इनकम ही हमारा एक फैक्टर था ना, तो साइज ऑफ द इनकम का ट्रांजैक्शन बैलेंस के साथ रिलेशनशिप एक्चुअली जो आ गया है वो पॉजिटिव आ गया है। यानी ACH का मतलब एक्चुअली क्या है? ट्रांजैक्शन बैलेंस है ना, या ट्रांजैक्शन बैलेंस, या इसको कह लीजिए ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है। ठीक है ना जी?
ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो इनकम का ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पर हमने सिर्फ साइज ऑफ द इनकम का इफेक्ट देखा है, ये वाली जो चीज अभी हमने डिस्कस की है। तो जब हम साइज ऑफ द इनकम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने ये इस चीज के बारे में केयरफुल रहें कि हमने यहाँ पर ये देखें, हमने पर मंथ यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रखी हुई है। ये आपके सामने ये अज्यूम किया था कि इनकम के अंदर कोई चेंज, अपना फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जब हम इनकम चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, पर मंथ। और आपके सामने यहाँ पर 30 डेज लिए, फिर 30 डेज लिए और यहाँ पे फिर 30 डेज लिए, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। तो ये सिर्फ हमें किसका इम्पैक्ट बता रहा है, ये सिर्फ साइज ऑफ द इनकम का इफेक्ट बता रहा है। जब हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे, जैसे अभी हम देखने लगे हैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, तो फिर हम इनकम को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो हमें नजर आएगा कि वो क्या है। ठीक है ना जी। तो फिर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमें एग्जैक्टली पता चलेगी वो क्या है। तो अब हमें जो पहला था साइज ऑफ इनकम वो मैंने बता दिया और उसका रिलेशनशिप भी ACH के साथ बता दिया। तो अब जो है दूसरा जो है हमने बताना है वो क्या है, 2 जो है वो है फ्रीक्वेंसी, है ना जी। फ्रीक्वेंसी विद विच इनकम is received। तो ये सेकंड जो है हमारे पास आ गया है क्या, फैक्टर या सेकंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इफेक्ट करती है फ्रीक्वेंसी को। और यहाँ पर हम फिर उसी तरीके से अस्यूम करते हैं 2 चीजें। पहली चीज ये कि 2 पर्सन हैं, मिस्टर ए और दूसरा कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर ए के हवाले से जी फर्ज करते हैं कि मिस्टर ए को 280 रुपीज मिलते हैं आफ्टर 28 डेज। ठीक हो गया जी। और जो मिस्टर बी है उसको 70 रुपीज मिलते हैं आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक इसको 70 मिलते हैं। तो अब जरा नोटिस करें, तो ये 4 हफ्तों बाद इसको 280 मिलते हैं और इसको हर हफ्ते 70 मिलते हैं। तो हर हफ्ते 70 मिलने का मतलब है 70 ज़रब 4, है ना। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे नजर ये आया कि जो इनकम है वो क्या है, इनकम सेम है, क्योंकि इनकम इधर भी कितनी नजर आ रही है 280 और इधर भी इनकम क्या आ रही है 280। लेकिन फ्रीक्वेंसी में फर्क है। इसको जो इनकम मिल रही है वो 28 डेज के बाद 280 इकट्ठे मिलते हैं, इसको 70 करके 4 दफा मिलते हैं। यानी ये 70 पर वीक है ना, तो 70 into 4 मैंने किया है, तो ये 280 है। लेकिन मतलब दोनों की इनकम आपके सामने जो है वो कितनी है, 280 उसको मिल रहा है, 280 उसको मिल रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में फर्क अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक को 28 डेज के बाद 280 रुपीज मिलते हैं और एक को 70 रुपीज मिलते हैं हर हफ्ते के बाद, फिर 70 मिलते हैं, फिर 70 मिलते हैं। तो 4 हफ्तों के बाद दोनों की जो इनकम है वो सेम है। अच्छा, अब इस चीज को हम ग्राफिकली समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी में फर्क आने की वजह से क्या होता है, आपकी एवरेज कैश होल्डिंग पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम डिस्कस करते हैं एक ग्राफ की मदद से। तो ये ग्राफ है, यहां पर उसी तरीके से यहां पे क्या लिखना है, डेज
और यहाँ पे ट्रांजैक्शन बैलेंस, ट्रांजैक्शन खराब करता है, ट्रांजैक्शन बैलेंस, ठीक है जी। तो जो मिस्टर ए है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 70 है, तो इसका एडिशन करें, जमा करें तो ये 140 आ जाएगा, है ना जी। और ये मतलब 70 70 140, और ये फिर ऐड करें, ये थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं इसको। दिन के बाद उनको मिस्टर ए को आपने करके देखना इसी तरीके से। ये डॉटेड लाइन बना दीजिए, ठीक है ना जी। ये देखें 28वें दिन इसका बैलेंस क्या हो गया, 0। लेकिन जो मिस्टर बी है उसको 70 रुपए मिले और इसने ये खर्च किए, और ये देखें ये इसका बैलेंस 7वें दिन 0 हो गया। फिर 7वें दिन उसको 70 रुपए मिल गए, ये देखें, और फिर इसने खर्च शुरू कर दिया, और 14वें दिन यानी फिर अगले 7वें दिन फिर इसका बैलेंस 0 हो गया। फिर इसको 70 रुपए मिले और इसने फिर 21वें दिन जाके उसको 0 कर दिया। फिर इसको मिले तो ये देखें ये इसने खर्च किया और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको हर हफ्ते 70 मिलते जा रहे हैं और वो हर 7वें दिन उसका बैलेंस 0 होता जा रहा है। फिर 7वें दिन उसको फिर 70 मिल जाते हैं, फिर अगले 7 दिन बाद उसका बैलेंस 0 हो जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरीके से अब ए शख्स है, उसको फिर 28वें है ना, तो फिर इससे आगे ये सारा सिलसिला चलेगा। तो ये 28वें दिन फिर इसका जो बैलेंस है ये देखें, ये 280 पे पहुंच जाता है। ये 280 पे इसका बैलेंस पहुंच गया, और इसने नेक्स्ट फिर इसी तरीके से 1 2 3 और ये 4, चौथा हफ्ता ये इसका जो बैलेंस है ये फिर खर्च करेगा, और ये इसका बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको मिलेंगे, ये देखें ये 70 मिलेंगे, और ये फिर अगले 7 दिन फिर मिलेंगे 70 रुपए, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर मिलेंगे, फिर 0 हो जाएगा, खर्च करता रहेगा, फिर ये मिलेंगे 7, और ये फिर ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये कि फिर इसको मिलेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। ये चीज मैंने एरो हेड लगा के बताई। इसी तरीके से इसको ये मिलेंगे 280, और ये इसका भी सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अब अगर आप इसकी एवरेज कैश होल्डिंग देखें तो आपको नजर आएगा, जिस तरह हमने यहाँ पर टेबल बनाई थी कि इनकम जो है एक तरफ, सॉरी अब इनकम नहीं लिखना, अब हमने फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। तो यहाँ पे देखें जिसकी इनकम कितनी है, एक की इनकम जो है वो 280 है आफ्टर 280, आफ्टर 280 नहीं, आफ्टर 28 डेज, आफ्टर ये जो मैंने भी समझाया था 28 डेज। और एक की जो इनकम है वो 70 है आफ्टर 7 डेज, है ना। ये दो चीजें हमने अभी बताई थी। तो अगर हम ये चेक करें कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 28 डेज है और एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 डेज है, और ACH जब जरा चेक करें तो आपको नजर आएगा कि जिसकी इनकम 28, तो इसकी
एवरेज कैश होल्डिंग निकालें तो 280 स्टार्ट में मिलती है और एंड पे 0, और 2 पे डिवाइड करें तो ये 140 बनेगा। और इसकी अगर निकालें तो 70 हर वीक बाद, और हर वीक के एंड पर जो है वो इनकम क्या होगी 0, तो ये आ जाएगी 35। तो ये ACH हमने फाइंड कर लिया। ये क्या है? ACH है, एवरेज कैश होल्डिंग, और ये भी क्या है? एवरेज कैश होल्डिंग, दोनों के लिए। तो आपके सामने है जो 28 वाला है उसकी एवरेज कैश होल्डिंग 140 आ रही है, और जो 7 डेज वाला है उसकी एवरेज कैश होल्डिंग 35 आ रही है। तो इससे ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एवरेज कैश होल्डिंग भी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और एवरेज कैश होल्डिंग का रिलेशनशिप भी क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। और ये चीज आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल 35 है, तो इसकी जो एवरेज कैश होल्डिंग होगी, ये इस शख्स की एवरेज कैश होल्डिंग, ये कौन है? एवरेज कैश होल्डिंग जैसे इसकी हमने फाइंड की थी, ये कौन है भला? मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी की आ गई। और इसकी एवरेज कैश होल्डिंग अगर आप देखें किसकी भला? मिस्टर ए की, तो वो कितनी आ रही? 140। तो ये 140 कर लीजिए, ये डॉटेड आएगी। तो एवरेज कैश होल्डिंग मिस्टर ए की, ठीक हो गया जी। तो ये रिलेशनशिप अब हमें समझ आ गया कि एवरेज कैश होल्डिंग का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि जिस शख्स को पता हो कि जिसको 28 दिन बाद जाके पैसे मिलने हैं, वो कुछ ना कुछ अपने पास होल्ड करके रखेगा। जिसको पता है 7 दिन बाद फिर मिल जाने हैं, तो उसकी एवरेज कैश होल्डिंग भी कम होगी। और अगर ये फ्रीक्वेंसी मजीद कम करते जाएं तो आप देखेंगे, यानी 28 से 7 दिन पे आए हैं, अगर आप इसको मजीद कम करते चले जाएं तो आप देखेंगे कि एवरेज कैश होल्डिंग 0 हो जाएगी। मतलब इसको अगर आप 1 डे पे ले आए तो आपको नजर आएगा कि लोग कैश ही नहीं होल्ड करेंगे, उन्हें पता है कल फिर पैसे मिल जाने। ये वही बात हो जाएगी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अगर ये रोज के रोज मिलना शुरू हो जाए, यानी उसमें सिंक्रोनाइजेशन आ जाए, वहां तो लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन उन्होंने बताई थी ना, तो अगर मॉनेटरी रिसीट्स और पेमेंट में सिंक्रोनाइजेशन आ जाए तो फिर होल्ड करने की क्या जरूरत है? आपको पैसे तो रोज मिल जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है फिर होल्ड करने की। तो ये 2 फैक्टर आ गए जी। तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सपेंडिचर पैटर्न। एक्सपेंडिचर पैटर्न है जी तीसरा फैक्टर। अब एक्सपेंडिचर पैटर्न मैंने अभी समझाया था आपको कि वो आपकी इंस्टीट्यूशन बताते हैं कि आपने खर्च कैसे करना है, और यहाँ पर उसने 2 एक्सपेंडिचर पैटर्न बताए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक लीनियर एक्सपेंडिचर पैटर्न है, एक लीनियर एक्सपेंडिचर पैटर्न है और दूसरा जो है वो फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर एक्सपेंडिचर पैटर्न, तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर पैटर्न आपको बताए गए हैं। इसको भी आपको ग्राफ से समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांजैक्शन बैलेंस, और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर डेज आते हैं। और फर्ज कीजिए ये एक एक्सपेंडिचर पैटर्न है जो ऊपर भी हमने अज्यूम किया। इधर देखें तो ये सारे लीनियर एक्सपेंडिचर पैटर्न है, कोई नॉन लीनियर लाइन नहीं आई यहाँ पे। ये भी लीनियर एक्सपेंडिचर पैटर्न है आपके सामने। तो ये एक एक्सपेंडिचर पैटर्न है जो लीनियर है, और इसी तरीके से ये बता रहा है कि ये आपकी इनकम 0 हुई, फिर बढ़ गई, फिर अगले टाइम पीरियड के लिए फिर ये खत्म हो गई, फिर ये सारा क्या है? लीनियर पैटर्न है। और अगर हम यहाँ पर एक नॉन लीनियर पैटर्न भी बना लें, ये देखें, ये कर्वी लीनियर है, ये देख रहे हैं ना, तो ये बता रहा है कि खर्च तो दोनों नहीं हो जाना। स्टार्ट पर उनकी इनकम कुछ ना कुछ होगी, एंड पर दोनों की इनकम क्या होगी? 0। लेकिन अगर हम मिड ऑफ द टाइम पीरियड पे चेक करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइम पीरियड है जो कि मिड है, दोनों इस टाइम पीरियड का और इस टाइम पीरियड का मिड है,
तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो एवरेज कैश होल्डिंग है लीनियर पैटर्न की वो ये आ रही है, और जो नॉन लीनियर पैटर्न की एवरेज कैश होल्डिंग है वो ये आ रही है। यानी ये ACH है फॉर लीनियर और ये ACH है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के अंदर मतलब कम है एवरेज कैश होल्डिंग, और लीनियर पैटर्न के अंदर ये नॉन लीनियर है और ये लीनियर है। तो ACH ऑफ द लीनियर इज ग्रेटर देन ACH ऑफ द नॉन लीनियर। तो ये सिंपली आपको ये बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि इंसान एक मैकेनिकल वे में ही खर्च करें कि उसको इनकम मिले और फिर वो खर्च करता जाए लीनियर, उसके इस पैटर्न के अंदर कहीं पर नॉन लीनियरिटी आए ही ना। ये भी तो हो सकता है ना कि एक्सपेंडिचर में नॉन लीनियरिटी आ जाए, इस तरह का एक्सपेंडिचर पैटर्न हो जाए या इस तरह का एक्सपेंडिचर पैटर्न हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये बताया गया कि एक्सपेंडिचर पैटर्न डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो यहां तक जनाब डिस्कशन हो गई हमारी कि जो मैंने अभी आपसे कहा था कि ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय द इंडिविजुअल हमने अभी तक फॉर इंडिविजुअल डिस्कशन की है। ये वाली जो बातें मैंने फॉर इंडिविजुअल आपके साथ डिस्कशन की है, और इसमें तीनों फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, साइज ऑफ द इनकम, फ्रीक्वेंसी और एक्सपेंडिचर पैटर्न। ये तीनों बातें डिस्कस कर चुके हैं, यानी इंडिविजुअल के लिए हम बात कर चुके हैं। अब हम कम्युनिटी के हवाले से अगर देखें तो ट्रांजैक्शन बैलेंस फॉर द कम्युनिटी पर डिस्कशन करते हैं और आगे लेके चलते हैं इस थ्योरी को। तो ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी के हवाले से आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन बैलेंस बाय कम्युनिटी, तो इसमें जो फैक्टर्स बताए हैं वो नंबर 1 इन्होंने ये बताया है कि टाइमिंग ऑफ द पेमेंट, ये पहले मैं लिख दूं, टाइमिंग ऑफ द पेमेंट मेड बाय वेरियस economic units. Number 2, extent to which they overlap. Number 3, है जी द अमाउंट ऑफ द इंटीग्रेशन इन द इंडस्ट्री, द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंडस्ट्री। और नंबर 4 इसके अंदर है द एक्सटेंट to which credit is used। तो ये 4 फैक्टर हैं जी जो कि कम्युनिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एज ए होल, यानी पहले तो हमने ये चारों फैक्टर भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। तो इसमें जो पहली चीज है वो ये आ रही है कि टाइमिंग ऑफ द पेमेंट मेड बाय द वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स। वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स आपको पता है कि जो पैसे के लिए काम करते हैं, हम डिफरेंट इदारों में काम कर रहे होते हैं और उधर वहां पर टाइमिंग ऑफ द पेमेंट आ रही होती है। कोई अगर वो टाइमिंग ऑफ द पेमेंट सबकी सेम हो, मतलब हाँ मुझे भी, मतलब मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ तो मुझे 30 दिन बाद पैसे मिलते हैं। इस तरह एक डॉक्टर है जो निश्चित हॉस्पिटल में काम करता है, उसको भी 30 दिन बाद पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अंदर क्या है, हमारे अंदर ओवरलैपिंग मौजूद है। तो हम सब का जो ट्रांजैक्शन बैलेंस होगा ना वो सेम होगा। यानी महीने के आखिरी दिनों में अगर आप उनसे पूछें कि जी आप आखिरी 25 से 30 तारीख तक आपका ट्रांजैक्शन बैलेंस क्या है, तो जो उनका होगा वही हमारा होगा, सेम होगा, क्योंकि हमारी टाइमिंग ऑफ द पेमेंट क्या कर रही है, वो मैच कर रही है, टाइमिंग ऑफ द पेमेंट सेम है। और
और वो ओवरलैप कर रही है। फिर नंबर 3 जो है, इसमें ये समझना पड़ेगा, यानी पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है ना, कि मतलब जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, और फिर जो डॉक्टर्स हैं, और इस तरह फिर इंजीनियर्स हैं, अगर सबकी टाइमिंग ऑफ द पेमेंट जो है वो ओवरलैप करेगी तो उनकी ट्रांजैक्शन बैलेंस भी सबका एक जैसा ही होगा तकरीबन। लेकिन अगर किसी का 7 दिन बाद किसी को पेमेंट मिल रही है, किसी को रोज मिल रही है, किसी को फोर्टनाइटली मिल रही है, यानी 2 हफ्तों बाद मिल रही है, किसी को महीने बाद मिल रही है, तो फिर उनका जो ट्रांजैक्शन बैलेंस होगा ना, या ACH होगा, एवरेज कैश होल्डिंग, वो सेम नहीं होगी। इसी तरीके से फिर देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंटीग्रेशन कितनी है। जितनी इंडस्ट्री के अंदर इंटीग्रेशन होगी उतना ही ज्यादा और एवरेज कैश होल्डिंग उनकी एक जैसी होगी। जैसे इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट होती है, एक की जो आउटपुट होती है वो दूसरे के इनपुट के तौर पर यूज हो रही होती है बाजुकात। तो जो पेमेंट उधर से मिल रही होती है, फिर आगे वो उनको पेमेंट दे रहे होते हैं, तो रॉ मटेरियल बेच रहे होते हैं कुछ लोग। तो आपस में देखना है कि इंडस्ट्री इंटीग्रेट कितनी कर रही है। जितनी इंडस्ट्री इंटीग्रेट कर रही होगी तो उतना ही वहां पर उनकी जो एवरेज कैश होल्डिंग होगी वो सेम होगी। और आखिर में ये चीज है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्रेडिट कितना यूज किया जाता है। अगर आपको कर्जा मिलना आसानी से मिल जाता है तो फिर एवरेज कैश होल्डिंग आपकी कम होगी। क्या ख्याल है, फिर आपको कैश होल्ड करने की क्या जरूरत है जब आपको पता है कि आपको कर्जा मिल जाना है। और जहां पर कर्ज देने में लेने में थोड़े से मसाइल पेश आते हैं, वहां पर कैश होल्डिंग जो है वो ज्यादा होती है। तो ये जी फैक्टर्स आगे सारे जो कि कम्युनिटी के थे, 4 फैक्टर हैं। टाइमिंग ऑफ द पेमेंट, फिर उनमें कितना ओवरलैपिंग है, फिर इंटीग्रेशन कितनी है इंडस्ट्री के अंदर, और क्रेडिट कितना यूज होता है। ये 4 फैक्टर भी क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। तो हमने अभी तक जो है वो ये चीज डिस्कस कर ली कि एवरेज कैश होल्डिंग जो है वो किस तरीके से डिटरमिन होती है, इंडिविजुअल कैसे उसको देखते हैं और कम्युनिटी कैसे उसको देखती है। तो नेक्स्ट जो है वो आगे चलते हैं, इसको थ्योरी को आगे लेके चलते हैं। वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बैलेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बैलेंस वो फंक्शन है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन के, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो भी हमने अभी समझना है, और अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बैलेंस वो भी समझना है। ये दोनों यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, वैल्यू का फार्मूला P इंटू Q होता है, और यहाँ पर क्या होगा, P इंटू T होगा, यानी ये बन जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन। तो ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या होती है। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होती है जी PT, जो भी हमने बात की, डिवाइडेड बाय M। डिवाइडेड बाय M मींस कि रेशियो ऑफ द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन टू मनी स्टॉक, यानी ये इसको क्या पढ़ेंगे, ये रेशियो है ना, तो ये क्या है, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, और ये क्या है, मनी स्टॉक। M का मतलब क्या है, मनी स्टॉक। तो वेलोसिटी इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन या ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। V का मतलब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाएगा ये। अच्छा, अब यहां पर ये बात समझिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, ये वाले जो कि कम्युनिटी के हैं, और वो 3 फैक्टर्स जो आपने इंडिविजुअल के लिए पढ़े हैं, ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर ये टोटल मिला के हो जाते हैं 7 फैक्टर्स।
ये आपके सामने है, ये 7 फैक्टर्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि ये तीनों फैक्टर्स, ये इंडिविजुअल के लिए और ये 4 फैक्टर, ये शॉर्ट रन में तब्दील नहीं होते, ये शॉर्ट रन में तब्दील नहीं होते। मतलब कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स वही, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या वो कम्युनिटी के लिए हो, वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड हैं, आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में वो फिक्स हैं। और दूसरी चीज ये कि ये लॉन्ग रन में अगर चेंज भी हो तो लॉन्ग रन में भी ग्रेजुअली ये क्या करते हैं, चेंज होते हैं। लॉन्ग रन में ग्रेजुअली ये चेंज होते हैं। Institutional factors are fixed in the short run and change slowly in the long run। तो लॉन्ग रन में भी ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। मतलब ना तो साइज ऑफ द इनकम चेंज होता है शॉर्ट रन में, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना एक्सपेंडिचर पैटर्न चेंज होता है। यानी ये तीनों फैक्टर जो इंस्टीट्यूशंस से रेलेवेंट है ये चेंज नहीं होते हैं। और लॉन्ग रन में भी अगर ये चेंज हो तो ये चेंज होते हैं, लॉन्ग रन में भी चेंज हो तो बड़े स्लोली चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है ऑफ ट्रांजैक्शन वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है। समझ गए ना? तो V जो है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, ACH पे डिपेंड करती है, एवरेज कैश होल्डिंग पे। और एवरेज कैश होल्डिंग किस पे डिपेंड करती है, एवरेज कैश होल्डिंग फॉर एवरेज कैश होल्डिंग बाय द इंडिविजुअल्स और बाय द कम्युनिटी, वो डिपेंड करती है किस पे, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के ऊपर। समझ रहे? तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो हैं वो तो चेंज नहीं होते, तो फिर ACH भी चेंज नहीं होगी। जब ACH चेंज नहीं होगी तो फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी चेंज नहीं होगी। समझ आ गई बात आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं ACH को वो चेंज नहीं होता, तो फिर ACH डिटरमिन करता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को, तो वो भी चेंज नहीं होगा। जब एवरेज कैश होल्डिंग चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी चेंज होगी ना। अब जितनी ज्यादा एवरेज कैश होल्डिंग बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है वो कम होती चली जाएगी। ये होल्डिंग और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी स्पेंडिंग, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कब होती है, जब स्पेंडिंग ऑफ मनी होती है। तो स्पेंडिंग ऑफ मनी का और स्पेंडिंग ऑफ मनी का और होल्डिंग ऑफ मनी का रिलेशनशिप मैंने आपको शुरू में बताया था, वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का ताल्लुक, वेलोसिटी का ताल्लुक जो है वो किससे है, वो स्पेंडिंग के साथ है, स्पेंडिंग के साथ। और होल्डिंग का और स्पेंडिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, वो नेगेटिव होता है। वो मैंने शुरू में बताया कि जब आप होल्डिंग ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब स्पेंडिंग कम करेंगे। जितनी स्पेंडिंग कम करेंगे उतनी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी कम हो जाएगी, मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी ना। तो यहां से ये समझ आया कि जब जो फैक्टर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं और वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते और जिससे आपकी होल्डिंग चेंज नहीं होगी, जब होल्डिंग चेंज नहीं होगी तो फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी चेंज नहीं होगी। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज कांस्टेंट। सो V के कांस्टेंट होने की रीजन समझ आ गई कि V को डिटरमिन करने वाले फैक्टर ही कांस्टेंट हैं, तो फिर V कैसे चेंज होगी। सो V इज कांस्टेंट, V के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये V के कांस्टेंट होने की वजह आपको बता दी कि V को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन चेंज नहीं होगी। और इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स चूंकि चेंज नहीं होते तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी चेंज नहीं होती। अच्छा, इसमें V क्लियर हो गया। और अब है P, T और M, ये इनको भी देख लेते हैं। तो M क्या है? M मैंने अभी भी आपको बताया कि M का मतलब है स्टॉक ऑफ मनी।
और पी का मतलब है प्राइस लेवल, प्राइस लेवल। टी का मतलब है ट्रांजैक्शंस, और वी का मतलब अभी बताया है, वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स के एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड। इसका मतलब ये है कि एक जो यूनिट ऑफ मनी है, मतलब 100 रुपया है, वो कितनी दफा हाथ चेंज करता है। इसका मतलब ये है कि जितनी दफा हाथ वो चेंज करता जाएगा उतनी दफा ही वो सर्कुलेट होता चला जाएगा, उतनी ज्यादा वो चीजें खरीदता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपया है और मैंने 100 रुपए की जूती खरीद ली, उस जूते वाले ने वही 100 रुपए की सब्जी खरीद ली, सब्जी वाले ने वही 100 रुपए की जो है वो गंदम खरीद ली या दही खरीद लिया। तो ये 100 रुपया कितनी दफा हाथ बदलता जाएगा, उतनी दफा चीजें खरीदता जाएगा और उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज करती चले जाएंगे। तो ये एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड, जितनी दफा वो हैंड चेंज करेगा उतनी दफा वो चीजों को खरीदेगा वहां पे। तो इसी अब इक्वेशन को जो अभी हमने लिखी है V इज इक्वल टू पी टी ओवर एम, ये वाली इक्वेशन, इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू पी टी, और इसको हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर m को v से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, और p को t से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, ये चीज समझने वाली है। इसका मतलब ये है कि m को v से मल्टीप्लाई करें तो m मीन्स स्टॉक ऑफ मनी और v मीन्स वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये आपको एक्चुअली एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शन बताता है। व्हाट डज इट शो? दिस शोज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शन बताता है, और पीटी जो है वो बताता है रिसीट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ये एक और मतलब इस सेंस में आ गया। और अगर हम m को v से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम इन अदर वर्ड्स मनी सप्लाई कहते हैं, और p को t से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम मनी डिमांड कहते हैं। यानी m को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मनी सप्लाई आ जाएगा, और p को t से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको मनी डिमांड कहेंगे, क्योंकि जब आपको t को खरीदना होगा तो p से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आ जाएगी, उतनी मनी आपके पास होगी तो आप ट्रांजैक्शन को खरीद सकेंगे। तो एक्चुअली दिस इक्वेशन शोज द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। This shows the money market equilibrium because money supply is equal to money demand। ये समझ गए? क्योंकि जब हम m को v से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने सप्लाई ऑफ मनी के चैप्टर में बताया था आपको कि m को v से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मनी सप्लाई बनता है इन फ्लो फॉर्म, और अगर सिर्फ m लिखते हैं तो ये सिर्फ मनी सप्लाई बनता है इन स्टॉक फॉर्म। ये मैंने सप्लाई ऑफ मनी के चैप्टर में डिस्कस की थी ये बात। तो ये मनी सप्लाई है, और पीटी का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन इनटू प्राइस। तो एक्चुअली ये वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन आ गया ना। तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो आपको उसके लिए मनी चाहिए ना। मनी, इतनी मनी, जितनी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, यू वांट दैट मच अमाउंट ऑफ
मनी, तो दैट्स व्हाई द मनी डिमांड इट इज। तो इसको आप फिर मनी डिमांड किस सेंस में यूज करते हैं वहां पे, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर जो पहली चीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि टी जो है वो भी कांस्टेंट है, यानी टी इज कांस्टेंट, और उसकी जो वो रीजन देते हैं वो कहते हैं ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि इकोनॉमी इज ऑलवेज प्रिवेलिंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन केन्स ने आके ये कहा था इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी काम कर सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम कर सकती है। तो इस वजह से फिर आपको याद होगा कि उसने इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स की बात की थी। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नजदीक नो इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, लेकिन केन्स के मुताबिक ये था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, उससे ऊपर या उससे नीचे भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि नहीं, जो है फुल देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितनी वो आउटपुट पैदा होगी तो ट्रांजैक्शन भी तो उतनी चीजों की होनी है ना। तो फिर जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट चेंज नहीं होगी तो उन्हीं चीजों की ट्रांजैक्शन भी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए ट्रांजैक्शन यानी टी जो है वो भी कांस्टेंट है क्लासिकल मॉडल के अंदर। अब अगर ऐसा है तो फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि पी इज अ फंक्शन ऑफ एम, टी और वी, और इसमें वो ये कहते थे कि टी और वी जो है वो कांस्टेंट है। वी की कांस्टेंट होने की वजह मैंने बता दी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, और टी की कांस्टेंट होने की वजह मैंने आपको बता दी कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट बताते थे जिसकी वजह से टी चेंज नहीं होता है। तो अब बाकी 4 वेरिएबल्स थे, तो 4 में से 2 तो कांस्टेंट हो गए, तो बाकी हमारे पास 2 बच गए। तो इसका वो कहते हैं कि एम का पी पर जो इफेक्ट है वो क्या है, वो यहाँ पर बताते हैं कि एम जो है वो पी को इफेक्ट करता है, और एम का जो पी के साथ रिलेशनशिप है वो 2 तरह से है। नंबर 1 ये पॉजिटिव है, नंबर 2 जो है वो प्रोपोर्शनल भी है। प्रोपोर्शनल कौन सा? इक्वल प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर एम बढ़ेगा तो फिर एम मनी सप्लाई में इजाफा होगा तो प्राइसेस में भी इजाफा होगा, और अगर एम में कमी आएगी तो प्राइसेस में भी कमी आएगी। तो ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है पहली बात, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि टी और वी में चेंज ना आए। लेकिन दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी है, मतलब जितने परसेंट एम में चेंज आएगा उतना ही जो है वो पी में चेंज आएगा। इस पर जाहिर सी बात है कि केन्स ने आके कहा था कि ये बात ठीक नहीं है, ये अगली बात है चूंकि, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि केन्स ने कहा था कि ये तुम्हारा जो एम का पी के साथ रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जितने परसेंट एम में तब्दीली आए उतने परसेंट ही पी में तब्दीली आए, लेकिन ये कहते थे कि नहीं, जितना एम में तब्दीली आएगी उतनी ही पी में तब्दीली आएगी। और इस चीज को इन्होंने शो करने के लिए एक एग्जाम्पल भी जाहिर सी बात है वो दी थी, वो एग्जाम्पल भी मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी पर केन्स को इतराज था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। केन्स की बात यहाँ क्लासिकल थ्योरी में बता रहा हूँ कि केन्स क्लासिकल की ये बात तो मानता था, लेकिन ये बात नहीं मानता था केन्स। लेकिन क्लासिकल कहते थे कि ये दोनों ही हैं, यानी एम का और पी के साथ रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव भी है और वो प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है ना जी। और वो ये कहते थे कि द लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी वेरीज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी वी में कोई तब्दीली ना आए, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी चेंज ना हो। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे थे कि अगर टी में और वी में कोई तब्दीली ना आए, टी और वी में कोई तब्दीली ना आए, दोनों कांस्टेंट रहें, तो फिर एम और पी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव और प्रोपोर्शनल है। ये बात फिशर ने की थी, इसलिए इसको फिशर अप्रोच भी कहते हैं। ये सारी जो आप अप्रोच पढ़ रहे हैं
ये क्लासिकल अप्रोच, ये फिशर अप्रोच भी कहलाती है, या ट्रांजैक्शन बैलेंस अप्रोच भी कहलाती है, इसको फिशर अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, तो अब ये क्या कहते थे, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि एम का पी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप ये बताते थे, और ये कहते थे कि एम वी इज इक्वल टू पी टी है। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। और अगर हम यहाँ पे इसको चाहें तो m के लिए सॉल्व करें, तो m के लिए सॉल्व करेंगे तो ये पी टी ओवर वी बन जाएगा। आप इस इक्वेशन को m के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, v के लिए भी कर सकते हैं, p के लिए भी कर सकते हैं, और t के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम m के लिए करें तो वो आ जाएगा पी टी ओवर v, और अगर हम v के लिए करें तो वो आ जाएगा पी टी ओवर m, और इसी तरीके से अगर हम इसको p के लिए करें तो वो आ जाएगा एम वी ओवर t, और इसी तरीके से अगर हम इसको t के लिए करें तो वो आ जाएगा एम वी ओवर p। ठीक है ना जी। तो इससे आप तीन कोई वैल्यू हो तो चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ से m के लिए सॉल्व किया तो ये आ गया पी टी ओवर वी। और अगर हम इसको एज ए मनी डिमांड, यानी ये मनी डिमांड का भी है, एम जो है मनी सप्लाई भी है, और अगर हम इसको मनी डिमांड की शक्ल में लिख दें, यानी एम का मतलब मनी डिमांड लिख लें, तो ये आ जाएगा एम डी इज इक्वल टू पी टी ओवर वी। ठीक है ना जी। और अगर हम इस पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एम डी ओवर पी, और इधर आ जाएगा पी टी वी ओवर 1 ओवर पी, ये चीज बन जाएगी जी। और यहाँ पर देखें तो ये पी पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम डी ओवर पी इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास टी ओवर वी, और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं एम डी ओवर पी इज इक्वल टू 1 ओवर वी इंटू टी। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है ये जो एम डी ओवर पी बन गया ये रियल मनी डिमांड बन गया, क्योंकि जब किसी चीज को भी आप प्राइस से डिवाइड करते हैं तो वो रियल हो जाती है, रियल मनी डिमांड। तो रियल मनी डिमांड जो है वो आपके सामने है, वो फंक्शन किसका बन गई है, इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t, और v के साथ ये नेगेटिव रिलेशनशिप है और p के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एम डी स्मॉल लिख लें तो ये एम डी के साथ v का रिलेशनशिप नेगेटिव और t का इसके साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि रियल मनी डिमांड वेरीज इनवर्सली विद v बट वेरीज डायरेक्टली विद t। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि v और t तो जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो भी हमने ऊपर अजम्पशन लिया था कि v और t तो चेंज नहीं होती। जब अगर v और t चेंज नहीं होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो मनी डिमांड है वो भी रियल मनी डिमांड है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, क्योंकि v और t कांस्टेंट है, लिहाजा ये कांस्टेंट रहेगी, तो रियल मनी डिमांड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कभी इसको एक और वर्जन में भी हम शो कर लेते हैं, जो प्रोपोर्शनैलिटी का वर्जन है, इसको हम कहते हैं अनदर एक्सप्रेशन। ये जो एक्चुअली ये शो किया है ना मनी डिमांड के अंदर, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने खुद नहीं किया था, ये बाद में लोगों ने आके इसको इस तरह से करके दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। अनदर एक्सप्रेशन ऑफ क्लासिकल अप्रोच। ठीक है ना जी। एक और तरीके से समझते हैं, ये कहते थे एम वी इज इक्वल टू पी टी, है ना। तो पी के लिए सॉल्व करें तो ये आ जाता है एम, और इसमें इन्होंने v और t को कांस्टेंट रखा हुआ था, ऐसे ही ना जी। तो mv ओवर क्या आ जाएगा t कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है। तो अगर यानी इसमें देखें तो दो चीजें कांस्टेंट है, v बार ओवर t बार कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, और इस कांस्टेंट को अगर हम अज्यूम कर लें, इज अज्यूम्ड है ना एज अल्फा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट ही होगी, तो उस रेशियो को अल्फा कह दिया, तो ये बन गया P इज इक्वल टू अल्फा m। ठीक है ना जी।
तो अल्फा किसको शो कर रहा है? अब यहाँ पे अल्फा प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बात करते थे कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम चेंज लेके आए किसके अंदर, एम के अंदर, तो फिर पी में भी क्या आएगी, चेंज आएगी यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा एम। अब इस इक्वेशन को हम पी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं किससे, पी से। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी ओवर पी, डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल टू अल्फा और डेल्टा एम ओवर पी, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करें तो P की वैल्यू अभी हमें पता है क्या है, P किसके बराबर है, P इज इक्वल टू अल्फा एम है ये। तो ये यहाँ पे इस P की जगह पे पुट कर दें तो क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा P ओवर P इज इक्वल टू अल्फा, और ये अल्फा वैसे आ गया, डेल्टा क्या आ गया M, और इधर भी क्या आ जाएगा, P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है अल्फा M, ये समझ गए। तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा तो बाकी आपके पास आ जाएगा डेल्टा P ओवर P इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर M। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई कि दिस इक्वेशन शोज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन M एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन P, और दोनों क्या है, इक्वल हैं। यानी दिस इक्वेशन shows the proportional relationship between M and P। और इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल में ये फर्ज करते हैं कि M कितना है, 100 है, और V कांस्टेंट है और वो कितना 2 है, और T भी कांस्टेंट है और वो फर्ज कर लेते हैं 50। और P के लिए अगर हम सॉल्व करें इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को तो वो आती है MV ओवर क्या, T कांस्टेंट। तो इधर आप वैल्यू पुट करें तो ये आएगी 100 इंटू 2 ओवर 50, तो जवाब आएगा 4। अब M को क्या कहते थे, वो कहते थे कि M को अगर डबल करेंगे तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ रह जाएगी, ठीक है ना जी। यानी इस चीज को समझें कि M को डबल करेंगे, ये क्लासिकल QTM वाले कहते थे कि M को अगर डबल करेंगे तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी, M को अगर हाफ करेंगे तो प्राइसेस भी हाफ रह जाएंगी। और फिर ये कहते थे कि अगर M को डबल करोगे तो प्राइस डबल हो जाएगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है जिसको हम शो करते हैं 1 ओवर P से, वो आपकी हाफ रह जाएगी। और इधर अगर आप हाफ करते हैं M को तो प्राइसेस भी हाफ हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है जिसका फार्मूला 1 ओवर P है वो डबल हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी हुई है क्लासिकल में। इस चीज को इधर फिशर अप्रोच से भी वेरीफाई कर रहे हैं और इस चीज को एग्जाम्पल से भी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखें कि M को हमने डबल किया है, M को अब डबल करते हैं, M को डबल करके क्या कर देते हैं, 200 कर देते हैं, लेकिन V को कांस्टेंट रखते हैं 2 पे और T को भी कांस्टेंट रखते हैं 50 पे। तो फिर P की वैल्यू चेक करते हैं तो वो क्या आती है, ये आ जाएगी 200 इंटू 2 ओवर 50। तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो आप जरा देखें M को आपने डबल किया तो P की वैल्यू भी क्या हो गई है, वो भी डबल हो गई है। ये चीज जो अभी हमने कही थी कि M को डबल करेंगे तो प्राइसेस डबल हो जाएगी, ठीक है ना जी। और अब दूसरी बात ये कि अगर हम M को डबल के बजाय हाफ कर दें, 50 कर दें, तो फिर लेकिन V को क्या रखना है, कांस्टेंट 2 पे और T को भी कांस्टेंट रखना है 50 पे। तो आपके सामने P कितना आ जाएगा, 50 इंटू 2
ओवर 50, तो ये आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप m को हाफ करते हैं तो प्राइसेस भी हाफ हो जाती हैं। ये आपके सामने, ये प्राइसेस डबल हुई थी, ये प्राइस हाफ हो गई आपके सामने। समझ गए? तो यहाँ पर अगर इतनी इतनी चीज हमने प्रूव कर ली कि इसको m को हाफ करें, यानी हाफ मतलब 100 से आप 50 करें, तो प्राइस जो है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये प्राइस क्या लिखी थी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ 4 से 2 पे आना हाफ है। ठीक है ना जी? और अब ये वाली चीज भी आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ मनी भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी क्या आएगी, वो आएगी 1/p और वो आएगी 1/4। तो 1/4 क्या होती है, 1/4 जरा निकालें, क्या जवाब आएगा। इसी तरीके से आप दूसरी जगहों पे कर लें, यानी इधर कर लें, तो यहाँ पर 1/p क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। और यहाँ पर आप 1/p फाइंड कर लें तो वो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो जैसे अगर आप 1 को डिवाइड करें 4 से तो ये जवाब आ जाएगा 0.25। और अगर आप 1 को डिवाइड करें किससे, 8 से, तो ये आ जाएगा 0.12। और अगर आप 1 को डिवाइड करें 2 से तो ये जवाब आ जाएगा 0.50। अब आपके सामने ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अब पूरी इक्वेशन यहाँ से ये सारी पढ़ सकते हैं, ये वाली इसके साथ मैच कर सकते हैं एग्जांपल्स, कि m को अगर डबल करें, या बल्कि इधर इसकी टेबल बना लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। m p और 1/p, 1/p मीन्स वैल्यू ऑफ मनी। तो m कितना है, 100 पर प्राइस कितनी आ रही है, 4। ठीक है ना जी, 4 आ रही है ना। और वैल्यू ऑफ मनी कितनी आ रही है, 0.25। m को डबल करें तो प्राइस कितनी हो जाती है, 8। और वैल्यू ऑफ मनी कितनी आती है, 12। तो यहां से देखें कि वो बात प्रूफ होगी कि m डबल करें तो प्राइस भी डबल हो रही है और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो गई। और अगर हम इसको 50 करें तो प्राइस कितनी आती है, प्राइस 2। यानी ये देखें कि अगर इसको हाफ करें तो ये भी हाफ हो जाती है, और ये कितनी हो जाती है, ये 0.5 से ये डबल हो गई है। ठीक है ना जी? तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर हम इसको डबल करें तो ये डबल हो जाती है और ये वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो गई। और अगर हम इसको हाफ करें, ये वाला, तो ये हाफ होगी और ये डबल होगी। ठीक है जी? तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी को हमने के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का एलिमेंट भी डिस्कस कर लिया है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने कभी मनी डिमांड के तौर पर इसको शो नहीं किया। ये दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको MD करके देखा, लेकिन उन्होंने M का मतलब कभी भी MD नहीं लिया था। समझ गए ना? यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने तो बस ये कहा था कि MV इज इक्वल टू PT। लेकिन जो बाद में लोग आए उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये क्लासिकल वर्जन है, क्लासिकल वर्जन ये है। इन्होंने ये कहा, लेकिन जो बाद में लोग आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने T की जगह Y भी यूज किया, MV इज इक्वल टू PY कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सॉल्व कर लिया मनी डिमांड के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि M इज इक्वल टू PY ओवर V, और फिर V और Y को कांस्टेंट किया और फिर इसको M के तौर पर सॉल्व किया, तो 1/V इंटू PY आ गया। ठीक है ना जी? और फिर इस M को उन्होंने, ये बाद के लोगों ने M को MD कह दिया कि MD मीन्स MD ओवर P है ना, MD ओवर P, जो भी मैंने आपको करके भी दिखाया कि 1/V और इंटू Y, और V इसमें क्या रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा हुआ था। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ऐसा नहीं किया हुआ, ये बाद में जो लोग आए उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही जो क्लासिकल का वर्जन है कि MV इज इक्वल टू PT, अगर हम इसको अपने वर्जन में ले आए, ये उनका वर्जन है कि हम इसको क्या करें, यानी T को कांस्टेंट रखें, V को कांस्टेंट रखें, तो ये बनता है M इज इक्वल टू
1/v इंटू पी टी, और टी कांस्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको 1/v को k कह देते हैं। k का मतलब है मनी डिमांड को होल्ड करना, यानी ये k का मतलब है होल्डिंग ऑफ मनी और v का मतलब है स्पेंडिंग ऑफ मनी। ये वही बात है कि k का v के साथ रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, तो उन्होंने कहा 1/v को हम k के साथ रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं kpt। तो ये इस इक्वेशन में उन्होंने शो किया, ये क्लासिकल ने नहीं किया ये काम। क्लासिकल तो कहते हैं mb इज इक्वल टू mb इज इक्वल टू pt, उन्होंने कभी भी 1/v को k के बराबर फर्ज ही नहीं किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वैसे तो k और v का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। k का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग ऑफ मनी, और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। और मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग ऑफ मनी का बढ़ेगी तो स्पेंडिंग या वेलोसिटी ऑफ मनी जो है स्पेंडिंग, और वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। ये नेगेटिव रिलेशनशिप मैंने पहले बताया हुआ है आपको, यानी v का और k का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये बाय डिफॉल्ट है, सबको पता है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये कभी नहीं करके दिखाया कि आप 1/v को k के बराबर करके kpt कर लें। वो कहते हैं हमने ये कभी नहीं कहा, हम क्योंकि हम तो वेलोसिटी के फैक्टर बताते हैं, होल्डिंग के फैक्टर नहीं बताते। लेकिन वेलोसिटी का चूंकि होल्डिंग ऑफ मनी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इनडायरेक्टली वो होल्डिंग के फैक्टर बन जाते हैं। ये लोग कौन कहते थे? ये क्लासिकल के बाद जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने ये बात कही कि जी ये इस तरीके से होल्डिंग ऑफ मनी की इक्वेशन बन सकती है और ये मनी डिमांड की थ्योरी बन सकती है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कभी नहीं मानते थे इस बात को।